हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ट्रेड थ्योरीज के बाद अब लर्निंग अप्रोचेस टू पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। जितनी भी थ्योरीज अभी तक हमने पढ़ी हैं वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करती है कि पर्सनालिटी में कैसे यूनिकनेस है लोगों के और कंसिस्टेंसी है। मतलब किसी के अंदर कुछ ट्रेड्स हैं अगर पर्सनालिटी के तो वो कंसिस्टेंटली हर जगह नजर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो लर्निंग थ्योरीज हैं उसमें वो लर्निंग और एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर जो यूनिकनेस है या कंसिस्टेंसी है उसमें कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग का भी रोल है और हमारे एक्सपीरियंसेस का भी रोल है। तो जितनी भी लर्निंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी अभी हम पढ़ेंगे उसमें वो लर्निंग और एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। प्लस आगे जो मॉडर्न थ्योरीज आई थी जैसे कि बेंड्यूरा की है या रॉटर की जो थ्योरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे बिहेवियर में। तो सिर्फ लर्निंग और एक्सपीरियंस या रिवॉर्ड या जैसे हमने पहले देखा था ना कि स्किनर और पैवलोव की जो लर्निंग थ्योरीज थी उसमें वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड और कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब जो मॉडर्न अप्रोचेज हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई चीज का बहुत रिवॉर्डिंग लगता है कॉन्सिक्वेंस तो हम वो चीज करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। मॉडर्न थ्योरीज हैं जो इसमें लर्निंग की पर्सनालिटी की वो ये कह रही है कि कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हम सोच समझ के अपना बिहेवियर जो है वो शो करते हैं बिना इसके कि बस कोई रिवॉर्ड हमें मिल रहा है तो हम उसको जस्ट उसको पाने के लिए कुछ भी कर लें। उससे पहले हम कॉग्निटिवली अपने ब्रेन में इवेलुएट करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इनको मॉडर्न लर्निंग थ्योरी कहा गया है जिसमें दो आप पढ़ोगे अभी, एक तो बेंड्यूरा की पढ़ोगे और एक रॉटर की पढ़ोगे। तो इसमें सिर्फ रीइंफोर्समेंट ही नहीं है, रिवॉर्ड ही नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। इनका मेन जो यूएसपी है वो यही है कि ये जो थ्योरीज है नई वाली जिसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है मॉडर्न व्यू ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पे क्योंकि ये लर्निंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी थ्योरी में प्लस कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए ये मॉडर्न व्यू ऑफ पर्सनालिटी है। पिछली थ्योरीज में सिर्फ लर्निंग थी या फिर सिर्फ यूनिकनेस की बात हुई थी। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है जो बेंड्यूरा की थ्योरी है उसमें वो सेल्फ सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेल्फ सिस्टम क्या है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन परसीव्स इवेलुएट्स एंड रेगुलेट्स हिज और हर ओन बिहेवियर सो दैट इट इज अप्रोप्रिएट इन अ गिवन सिचुएशन। जब हम अपने बिहेवियर को खुद ही इवेलुएट करते हैं, आप किसी सिचुएशन में हो अभी और आप उस टाइम कैसे बिहेव करोगे, आप पहले उस सिचुएशन को परसीव करते हो कि ये जो सिचुएशन है यहाँ जहां भी मैं हूँ यहाँ पे मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। आप इवेलुएट करते हो अपना बिहेवियर, उसको रेगुलेट करते हो। कहीं पे आपको दिखाना होता है बहुत ज्यादा फॉर्मल बिहेवियर अपना, कहीं पे आप कैजुअली भी अपना बिहेवियर शो कर सकते हो। ये आपको कैसे पता चलता है? आपके सेल्फ सिस्टम के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पे बंडूरा कह रहे हैं कि सेल्फ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनालिटी में क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी उसी तरह की दिखाते हैं जिस तरीके से हम अपने सेल्फ सिस्टम के थ्रू अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। बेल्ड्यूरा कह रहे हैं कि पीपल डोंट सिंपली रिस्पॉन्ड टू रीइंफोर्समेंट, रेदर दे थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स, एस्टैब्लिश गोल्स एंड प्लान्स। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि हमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो हम उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में उस रैट ने बिहेव किया था कि जैसे उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो वो उस लिवर को बार बार प्रेस कर रहा था फूड पैलेट के लिए। ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं होता। वेंडूरा कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है कि हम लोग रीइंफोर्समेंट जो है उसको देखने के बाद पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे एक्शन के उसके उसको हम पहले इवेलुएट करते हैं और हमारे फ्यूचर इवेंट्स या हमारे गोल्स और प्लान्स के साथ वो कैसे मैच करेगा। तो हम बहुत सारी चीजें सोच के करते हैं हम हमेशा। अब जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर लॉटरी का वो खरीदोगे और आपका अगर आप उसको जीत जाओगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई जाके लॉटरी खरीदेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि हर कोई रीइंफोर्समेंट देख के नहीं एक्ट करता है जैसे उन्होंने दिखाया था एनिमल्स के केस में। ह्यूमन बीइंग के केस में हम बहुत सारी चीजें पहले इवेलुएट करते हैं, हम अपने गोल्स एंड प्लान्स बनाते हैं उसके बेस पे। इन एडिशन दे एंगेज इन सेल्फ रीइंफोर्समेंट, प्लस हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। पैटिंग देमसेल्व्स ऑन द बैक व्हेन दे अटेन देयर गोल, जब हमें अपना गोल मिल जाता है तब हम अपने आप को भी रीइंफोर्स करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैराथॉन्स होती है ना, जब सिटीज में मैराथॉन्स होती है तो उसमें हमने देखा कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो सारे लोग कोई रेसर थोड़ी होते हैं, उनको पता होता है कि उसमें से कुछ ही होंगे जो एंड पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, फिर भी सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में। उस केस में उनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता, वहां पे कोई स्टेटस या फेम या कैश प्राइज ऐसा कुछ नहीं होता, फिर क्यों वो पार्टिसिपेट करता है जबकि वहां कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके छोटे छोटे खुद के गोल्स होते हैं जिनको पूरा करके उन्हें सेल्फ रीइंफोर्समेंट मिलती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बस जितना भाग पाएंगे उतना भाग लेंगे, कम से कम हमारी वो पार्टिसिपेशन ही हो जाएगी। कुछ लोग अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए करते हैं, तो वो छोटे छोटे गोल्स पूरा करने के लिए करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे वो वाली चीज नहीं कह सकते जो स्किनर और पेवलोव की थ्योरी थी कि कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट से ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सोच के एक्शंस करते हैं। तो ये बेंड्यूरा की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव वाली। अब आगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी हमने पहले भी बेंड्यूरा की डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी, जिसमें वो बोलते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों का बिहेवियर, हम लर्न करते हैं, हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सच लर्निंग प्लेज अ रोल इन वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एवरीथिंग फ्रॉम लर्निंग हाउ टू ड्रेस एंड ग्रूम इन द स्टाइल ऑफ वंस ओन सोसाइटी। मतलब हर चीज, कि जैसे आपने किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बात करनी है, मतलब हर चीज उसी में आ जाती है। सो दे कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकते हैं। And such learning can play an important part in their own behavior. Such models don't have to be present in the flesh for observational learning to occur. मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे सामने हमेशा कोई ना कोई पर्सन खड़ा हो, कोई मॉडल हो जिसको हम देख के लर्न करें। ये हम बिना देखे भी जस्ट दूर से ऑब्जर्व करके या सुन के काफी सारी चीजों को हम वैसे ही लर्न कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में रहने के बाद, या हम टेलीविजन के थ्रू या फिल्म्स के थ्रू या जो भी हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू। फिर आगे ये बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी के बारे में। बेंड्यूरा की थ्योरी को सबसे ज्यादा अटेंशन क्यों मिली है? क्योंकि उन्होंने सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात करी है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? हमारा अपना बिलीफ होता है कि कोई टास्क हम सक्सेसफुली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर आपको पता है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, अगर आप मेहनत करोगे और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे, आपको ये बिलीफ है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी अपने एग्जाम को लेके बहुत हाई है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, वो चीज आप नहीं कर सकते, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी लो है। सेल्फ एफिकेसी हैज बीन फाउंड टू प्ले अ रोल इन सक्सेस ऑन मेनी टास्क इन हेल्थ। हेल्थ में कैसे इसका रोल देखा गया है? पीपल हु एक्सपेक्ट टू हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली और गो और टू गेट बेटर क्विकली ऑफन एक्चुअली डू। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना अपने आप से कि हम हैंडल कर लेंगे सिचुएशन, चाहे कितनी भी खराब हो, कितना भी स्ट्रेस हो, हम लोग हैंडल कर लेंगे, वो लोग, और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो लोग एक्चुअली में जल्दी ठीक हो भी जाते हैं और उनकी लाइफ में पर्सनल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ज्यादा रहती है। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है? related to performance of specific tasks and is not strictly speaking as an aspect of personality। मतलब ये किसी एक टास्क को लेकर होता है, आपको पर्टिकुलर एक टास्क को लेकर कितनी अंदर सेल्फ एफिकेसी है कि आप उसको सक्सेसफुली अपने गोल को, उस टास्क के गोल को अचीव कर लोगे। So such generalized beliefs about their task related capabilities are stable over time। तो ये पर्सनालिटी के एक पार्ट में नजर आती है कि जिन लोगों के अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो उनको जनरली हर टास्क में ज्यादा ही नजर आती है उनके। अब आगे हम दूसरी एक सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे बाय जूलियन रॉटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। suggests that likelihood that a given behavior will occur in a specific situation depends on individuals' expectancies concerning the outcome of the behavior will produce and on the reinforcement value they attach। मतलब जूलियन रॉटर की थ्योरी ये कह रही है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेंसी होती है कि अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, और उसके बाद उस आउटकम की रीइंफोर्समेंट वैल्यू को हम इवेलुएट करते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि वो जो आउटकम हमें मिलेगा वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। हर किसी के लिए हर तरह की रीइंफोर्समेंट सेम वैल्यू नहीं रखती। किसी के लिए रीइंफोर्समेंट, जैसे अगर किसी को रीइंफोर्समेंट के फेस में कोई अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, तो किसी के लिए तो वो अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट वैल्यू रखता है और किसी के लिए कम रखता है।
तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, हम पहले तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बिहेवियर से क्या आउटकम होने वाले हैं और उस आउटकम की रीइंफोर्समेंट वैल्यू हमारे लिए कितनी है। According to Rotter, individuals form generalized expectancies concerning the extent to which their own actions determine the outcome they experience. तो हमारी एक जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेंसीज होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे खुद के एक्शंस हमारे लिए किस तरह का आउटकम्स लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉटर ने अपनी थ्योरी में ये इंटरनल्स किसको बोला है। इन रॉटर्स थ्योरी, इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट दे कैन एक्सर्ट कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द आउटकम, जो लोग अपने आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने एक्शंस के थ्रू अपने कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये इनडायरेक्टली सेल्फ एफिकेसी की ही बात कर रहे हैं। उन लोगों को इस रॉटर ने बोला है इंटरनल्स, मतलब जिनके अंदर किसी भी टास्क को लेके हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, उनको ये बोलते हैं इंटरनल। रॉटर टर्म्स पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव दैट दे कैन शेप देयर ओन डेस्टिनीज, मतलब जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता हूँ, मैं मेहनत करके अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत चेंज कर सकता हूँ, उनको ये बोलते हैं इंटरनल है। और एक्सटर्नल किनको बोला है, जिनको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होता और जो ये सोचते हैं कि जो भी होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उनको ये बोलते हैं एक्सटर्नल। अगर आपको याद हो तो हम लोकस ऑफ कंट्रोल भी इसी चीज को बोलते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं ना कभी कभी, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब जो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं या जिनको लगता है कि वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, इंटरनल्स होते हैं, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। जो एक्सटर्नल्स होते हैं उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। So, internal factors such as subjective estimates concerning likelihood of various outcomes, subjective reactions to these outcomes, generalized expectancies, ये सारी चीजें जो है, टर्म्स जो हैं, ये रॉटर की थ्योरी में आती हैं, जो मिलती जुलती हैं सेम जैसे बेंड्यूरा की थ्योरी थी। Such suggestions contrast very sharply with the view stated in earlier learning approach to personality that only external reinforcement contingency should be taken into account. तो अब यहाँ पे ये लाइन आपको ये बता रही है कि पुरानी जो दो लर्निंग थ्योरीज हमने पढ़ी थी, पैवलॉव की और स्किनर की, उसमें और इन दो थ्योरीज में क्या फर्क है। उनकी थ्योरी सिर्फ एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं, जबकि इनकी थ्योरीज जो है ये इंटरनल कॉग्निटिव फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करती हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी बात करी हुई है। अब इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग अप्रोच, जो लर्निंग अप्रोच है हमारी पर्सनालिटी की जो थ्योरीज हैं उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, यहाँ पे इन्होंने दो चीजें बताई हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कॉग्निटिव फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर की स्ट्रेंथ है इन थ्योरीज की। लर्निंग थ्योरीज जनरली क्या करती हैं, जैसे पुरानी वाली लर्निंग थ्योरी जो थी उसमें वो इनर कॉन्फ्लिक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस थॉट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। वो सिर्फ एक्सटर्नली क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या एक्सटर्नली किस तरह की कंडीशनिंग हो रही है उसी के बारे में बात करी थी उन्होंने। इंटरनली ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और इसमें क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा मेजर है नहीं मॉडर्न अप्रोचेज में। Along with the trait approach, learning approaches are certain to play an important role in continuing effort to understand uniqueness and consistency. तो ट्रेट अप्रोचेस के साथ साथ मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ लर्निंग में भी हमें हेल्प मिलती है कि कैसे हम यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पर्सनालिटी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके आगे आता है नेक्स्ट, मेजरिंग पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी कैसे मेजर करते हैं, जैसे हम सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट लेते हैं या क्वेश्चन है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट क्या होते हैं, जैसे आप किसी से पूछते हो, उसके इंटरव्यू लेते हो उसके बारे में, उसकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में आप पूछते हो और क्वेश्चन भरवाते हो, तो सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने बारे में खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री और क्वेश्चन बोलते हैं उसको। Such measure, sometime known as objective test of personality, contain questions और statements। तो उसमें कुछ items होती हैं जिनको हम questions या statements भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चनर होता है जिसमें वो रिस्पोंडेंट से बोलते हैं कि आप ट्रू फॉल्स लिखो या फिर एग्री डिसएग्री लिखो, वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के उसमें होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि यहाँ पे आई एम वेरी केयरफुल एंड
मेथोडिकल, इसको आप क्या अपने आप को कितने नंबर दोगे? 1 यानी कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो कि आप बिल्कुल भी ये नहीं हो। 2 यानी कि थोड़ा बहुत डिसएग्री करते हो। 3 मतलब आप न्यूट्रल हो, आपको नहीं पता है कि आप हो या नहीं हो केयरफुल। 4 एग्री या 5 स्ट्रांगली एग्री। तो इस तरीके से आप सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स भरवाते हो। फिर इनकी कुछ कीज होती हैं जिसके बेस पे आप इनकी स्कोरिंग निकालते हो। इनकी जो भी स्कोर्स आते हैं वो रॉ स्कोर्स होते हैं, उनको हमें कंपेयर करना होता है नॉर्म्स के साथ। नॉर्म्स क्या होते हैं ये मैंने अभी एक वीडियो में पढ़ाया है, जो मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी की लास्ट वीडियोस पढ़ाई हैं, लास्ट 2 वीडियोस आप वो जरूर देख लेना, जिसमें आपको टेस्ट के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्कोर ऑब्टेन होता है, उसको कंपेयर करा जाता है नॉर्म्स के साथ, दूसरे लोगों के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके साथ, जिससे पता चलता है कि उनका कितना मतलब मेजरमेंट उससे पता चलती है। फिर सम ऑब्जेक्टिव टेस्ट द आइटम्स इंक्लूडेड हैव व्हाट इज नोन एज फेस वैलिडिटी। एक फेस वैलिडिटी की ये बात कर रहे हैं, मतलब इट इज इजी टू सी दैट दे आर रिलेटेड टू द ट्रेट और ट्रेड्स। मतलब जब आप उनको पढ़ते हो ना क्वेश्चंस को, आपको पढ़ के ही पता चल जाता है फेस देख के ही क्वेश्चनेयर का कि ये क्या किस बारे में है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप पढ़ो सारे। I am very careful and methodical. I generally get along well with others. I cry easily. I feel totally worthless. I have a lot of trust in other people. अब इनको आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये पर्सनालिटी से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चनेयर है। इस तरीके से फेस वैलिडिटी होता है कि पढ़ के पता चलता है कि ये आईक्यू के बारे में है या इमोशंस के बारे में है या किसी की एप्टीट्यूड के बारे में है, एटीट्यूड के बारे में, उसको फेस वैलिडिटी बोलते हैं। The first item above seems to related to conscientiousness dimension personality, कि कौन कितना कॉन्शियंशियस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला अगर आप पढ़ोगे तो एग्रीएबलनेस का है, कि कितनी जल्दी किसी से कोई घुल मिल जाता है, उस टाइप से एग्रीएबलनेस। तो ये सारे उसके बिग 5 फैक्टर वाली जो थ्योरी पढ़ी थी उसी के पार्ट्स हैं, उसी के एलिमेंट्स है ये। However, the items do not necessarily appear to be related to the trait or characteristics. Rather, a procedure known as empirical keying is used. The items are given to hundreds of persons belonging to group known to differ from one another. Psychiatric patients with specific form of mental illness and normal person. तो कभी कभी बहुत अलग अलग लोगों को सेम टेस्ट दे दिया जाता है, जैसे एक मेंटल इलनेस जिन जिन लोगों में है उनको और नॉर्मल लोगों को दे दिया जाएगा सेम टेस्ट, और दोनों के आंसर्स को कंपेयर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपका टेस्ट वैलिड है तो दोनों के आंसर्स में फर्क होना चाहिए या नहीं, या फिर अगर मान लो मेंटल इलनेस वाले लोगों के आंसर और नॉर्मल लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चनेयर में ही गड़बड़ है। आंसर्स गिवन आर कंपेयर्ड, आइटम्स आंसर्ड डिफरेंटली बाय द ग्रुप्स आर इंक्लूडेड ऑन द टेस्ट। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो नॉर्मल कैटेगरी में लोग आएंगे वो किस तरीके से अपने आंसर्स देंगे और जो मेंटल इलनेस में आएंगे वो किस तरीके से देंगे। As long as a test item differentiates between the groups in question, groups we know to be different, then the specific content of the item itself is unimportant. मतलब आपके क्वेश्चनेयर से क्लियर पता चलना चाहिए कि दो जो लोग हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों में फर्क है, आपको पता है कि एक ग्रुप में लोग वो है जो पेशेंट्स हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट है, और दूसरे में एकदम नॉर्मल है, तो आपके उसमें क्लियरली डिफरेंस नजर आना चाहिए दोनों के स्कोर्स में, तभी वो ठीक माना जाएगा। और ऐसे ही एक टेस्ट की ये बात कर रहे हैं MMPI, जो बहुत फेमस है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको रिवाइज किया गया है। तो अब इसका MMPI पार्ट 2 जो है वो आ गया है, जिसमें 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं और सेवरल वैलिडिटी स्केल्स हैं। क्लिनिकल स्केल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार टेबल में दिए हुए। क्लिनिकल स्केल्स यानी कि मतलब जैसे सपोज कोई एक्सेसिवली कंसर्न है अपने बॉडी फंक्शंस को लेके, तो वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के स्केल में आता है उसके सिम्टम्स। ऐसे ही अगर कोई बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है, हमेशा डिल्यूजनल रहता है, तो उसका पैरानोया में आता है। तो ये क्लिनिकल स्केल्स होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लिनिकल स्केल से रिलेटेड है, मतलब उनके आंसर्स पढ़ के आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह के डिसऑर्डर के सिम्टम उनके अंदर नजर आ रहे हैं, डायग्नोस करने के लिए। दूसरे इसमें वैलिडिटी स्केल्स हैं। वैलिडिटी स्केल बहुत जरूरी होते हैं किसी भी टेस्ट में। वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको पढ़ के, जिनके आंसर्स आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये फेक तो नहीं कर रहे हैं या ये गलत आंसर्स तो नहीं दे रहे हैं,
जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा अपना इंप्रेशन नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, या वो अपने आप को बहुत वेल एडजस्टेड, जैसे सोशली डिजायरेबल आंसर्स दे देते हैं ना कई बार हम लोग, कि ये सामने वाले को पता ना चले कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज को चेक करने के लिए वैलिडिटी स्केल्स डाले जाते हैं, जिससे क्लिनिकल स्केल्स को कंपेयर किया जाता है। अब जैसे सपोज कोई क्लिनिकल स्केल में लिख रहा है कि वो हमेशा सस्पिशियस रहता है, लेकिन अगर उससे नॉर्मल आंसर कोई और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दोबारा पूछा हुआ है कि क्या आप अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हो, पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, उसमें उसने कुछ और लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें कंपेयर करके चेक हो जाता है कि कहीं पे उसने फेक आंसर तो नहीं दिया हुआ है। तो दोनों क्लिनिकल स्केल्स और वैलिडिटी स्केल्स दोनों को आपस में रख के देखा जाता है, ताकि इंटरप्रेट करना इजी हो जाए कि कौन कहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये सारे क्लिनिकल स्केल्स हैं। और इसका जो इंडियन वर्जन है MMPI का, वो है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री बाय जोशी एंड मलिक। तो उसमें वही ओरिजिनल आइटम्स हैं, सारे क्वेश्चंस वही हैं, इसको इंडियनाइज्ड करा हुआ है, चेंज करा हुआ है इंडियन वर्जन में। इन्वेंट्री प्रोवाइड स्कोर्स फॉर 4 ब्रॉड कैटेगरी, 4 ब्रॉड कैटेगरीज इसमें कवर्ड हो रही हैं। एक तो है साइकोन्यूरोसिस, दूसरा साइकोसिस है, फिर साइकोसोमैटिक स्केल्स हैं, और चौथे वैलिडिटी स्केल्स हैं। तो साइकोन्यूरोसिस क्या है? स्केल्स आर मेजर्स ऑफ एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शंस, हिस्टीरिया, इस तरह की न्यूरोटिक डिप्रेशन, मतलब जो इमोशनली जैसे स्टेबल नहीं होते जो लोग, साइकोन्यूरोसिस, जिनको न्यूरोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, उन सब चीजों को मेजर करते हैं ये वाले स्केल्स। फिर नेक्स्ट है साइकोसिस स्केल। साइकोसिस में आ जाती है थोड़ी सी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या हेबेफ्रेनिया भी एक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ही है, जिसमें आपको इनअप्रोप्रिएट इमोशंस, हेलुसिनेशंस ये सब दिखती हैं। फिर पैरानोया हो गया, मेनिक डिप्रेशन हो गए, साइकोटिक डिप्रेशन हो गया, ये साइकोसिस में आ जाता है। साइकोसोमैटिक में, सोमैटिक मीन्स बॉडी में प्रॉब्लम्स जब होती हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, ब्रोंकाइल एस्मा हो गया। तो दीज आर 3 वैलिडिटी स्केल्स सिमिलर टू MMPI वैलिडिटी स्केल्स, नेमली LFK। और चौथी चीज वैलिडिटी स्केल्स है जो सिमिलर जैसे उसमें है ओरिजिनल MMPI में, वैसे ही इसमें है। Another widely used objective measure of personality is the Millen Clinical Multi-Axial Inventory, MCMI. Items on this test correspond more closely than those on the MMPI to the categories of psychological disorders currently used by psychologists. इसको ये बाद में भी डिस्कस करेंगे, बोल रहे हैं चैप्टर 14 में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ज्यादातर इसको यूज करते हैं। फिर एक और है नियो पर्सनालिटी इन्वेंट्री, नियोपाई जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, इज यूज टू मेजर पर्सनालिटी दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हम बिग 5 डायमेंशंस के अंदर लेते हैं। तो जो हमने वो बिग 5 वाला जो 5 पर्सनालिटीज पढ़ी हैं, उसकी टेस्टिंग या उसकी मेजरमेंट के लिए हम ये नियोपाई का जो टेस्ट यूज करते हैं, विच इज मेड बाय कॉस्टा एंड मैक्रे ओनली। और एक और है रिसेंटली जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, जिसको MBTI भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई पीपल एज टू देयर स्टाइल ऑफ थिंकिंग। तो कार्ल यूंग की जो थ्योरी है उसके बेस पे ये टेस्ट बना है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, जितने भी हमने पढ़े। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। अगर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पूछते हैं तो आपने ये वाले बताने हैं। अगले जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे प्रोजेक्टिव मेजर, जिनको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, जिसमें से जैसे हमने पहले भी कुछ पढ़े हुए हैं, रॉडसेक टेस्ट वगैरह। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।